सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहुत अच्छे हैं। जो डोमेस्टिक न्यूज़ है वो मोरलेस अच्छी है, लेकिन एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो कि बड़ी अफसरदा और बहुत जो है हम अफसोस का इजहार करते हैं। तो हमारे हमसाया मुल्क से उसका ताल्लुक है, हम भी वहाँ पर थे, तो वो प्लीज़ आप भी बता दें। जी बिल्कुल सर, दुबई में सर एयर शो हो रहा है। ये एयर शो जो है 17 से 21 नवंबर में तक होना है। इसके अल मखतूम एयरपोर्ट पे है और यहाँ पे दीगर दुनिया से सारे जो हैं अपने एयरक्राफ्ट्स और जो लाए हुए हैं। 1500 एग्जिबिटर्स हैं, 200 एयरक्राफ्ट है और बड़ी एक बहुत बड़ा ये एक चीज़ होती है। इसके ऊपर पाकिस्तान भी गए हुए, हमारे JF-17 एक्सेट्रा चीज़ें वहाँ पे हैं। और इंडिया जो है वो अपना इंडिजिनस जो उनका प्लेन है जो कि वो खुद बनाते हैं, तेजस, वो वहाँ पे ले गए हुए थे। उसका अफसोसनाक वाक़या हुआ कि वो क्रैश कर गया और एक्सक्यूज़ मी, इंटरनेशनल मीडिया और दुबई की जानब से वहाँ पे इस चीज़ की तस्दीक हुई कि जो पायलट फ्लाई कर रहा था वो बच नहीं पाए, वो ही कुडंट मेक इट। तो एक बड़ा सैड वाक़या है। तेजस इटसेल्फ जो है इंडिया का एक प्लेन है जो कि वो बड़ी देर से डेवलप कर रहे हैं, 2016 से गालिबन कर रहे हैं। कोई तकरीबन 99 ऐसे जहाज़ जो हैं वो अपनी फ्लीट में ऐड करना चाहते हैं। इसके अंदर जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो उनको इंजन्स प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक जो 99 इंजन्स हैं जिनका ऑर्डर 2021 से गया हुआ है, उसमें से सिर्फ 4 अभी तक गए हैं। तो ये इसकी टेस्टिंग भी बड़ी लिमिटेड है क्योंकि इंजन ही उनके पास नहीं है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा ये इंडिजिनस है, तो ये इंडिया की अपनी एक ब्रांड है और उसको एग्जिबिट कर रहे थे वहाँ पे और उसके अंदर फ्लाइट के अंदर ये मामला पेश आए। उसके साथ साथ इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई आज के दिन ही, जिसके अंदर कुछ वीडियोस जो इस क्रैश से पहले आई थी, जिसके अंदर उनका एक ऑयल लीक दिखाया जा रहा था इस जहाज़ से, वो देखा, जिसके ऊपर कुछ इंडिया में जो ताकतवर हल्के उन्होंने कहा इसके ऊपर बाकायदा एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स और कोर्ट के मामला चलेंगे क्योंकि ये ऑयल लीक क्यों हो रहा था, जिस पे उन्होंने कहा ये रूटीन एक ऑयल लीक करने का एक मैकेनिज्म होता है, वो कर रहे हैं। ये IAF का बयान है। तो सर बहुत अफसोसनाक वाक़या है। किसी भी चीज़ के अंदर किसी की जान चली जाए तो हम अफसोस करते हैं, हम इज़हार अफसोस करते हैं उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ, IAF के साथ। ज़ाहिर है ये पायलट जो हैं ये तो मतलब किसी को कॉम्बैट मिशन पे तो गए नहीं थे, ये तो टेस्टिंग की चीज़ थी। इसी तरह 2024 में मेरे ख्याल में एक और तेजस जो है इसी तरह टेस्टिंग के दौरान क्रैश हो चुका है। तो इस जहाज़ के ऊपर बड़े सवाल हैं जो एविएशन कम्युनिटी है उसके अंदर, और इसको हम ज़ाहिर है उनकी हुकूमत जो है और उनकी जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक मुआयना करके इसका कोई बाकायदा फ़ैसला करेगी कि ये जहाज़ है ये सेफ़ टू फ्लाई है नहीं है, और इससे सवाल बड़े उठते हैं। जी बिल्कुल सर, अभी तक ये रिपोर्ट तो सामने नहीं आई कि इंजन का या जहाज़ का फॉल्ट था या गलत मनूवर था जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ, लेकिन क्योंकि एक इंसानी जान गई तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। बाकी जो है अब ये जो मसला है जहाज़ों का, ये बड़ा पुराना है और वो जाहिर है आप देखें कि जो आर्ट प्रोड्यूस होता है वो कोई आइसोलेशन में नहीं होता। सो हम रंग दे बसंती जो फिल्म रिलीज़ हुई थी तब से इसको फॉलो कर रहे हैं कि इंडिया में जहाज़ों का जो मेल फंक्शन है वो बड़ा पुराना है। और उसी के बाद फिर ख़ास तौर पे 2019 के बाद जो पाकिस्तान के साथ स्कर्मिश हुई इंडिया की, पाकिस्तान ने बालाकोट उनका जहाज़ गिराया, शायद 2 जहाज़ गिराए बल्कि, वो मिग था जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने राफेल वगैरह ऑर्डर किए, तो उनकी एयरफोर्स बहुत पहले से मांग रही थी, सरकार वो पहले सैंक्शन नहीं करती थी, फिर इवेंचुअली उन्होंने कर दिए। सो ये चीज़ है वहाँ पर। दूसरा एक बड़ा अच्छी चीज़ जो देखने को मिली उस जगह पर वो ये थी कि IAF के ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स के पास आए, उन्होंने हमारे जहाज़ देखे, उनसे टेक्निकलिटीज़ पूछी, ये बड़ा अच्छा था। सिर्फ इसमें यह था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने उनको चाय पूछी जो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। अच्छा, उसमें मुझे ये है कि वो ज़ाहिर है वो अभिनंदन वाले केस के बाद से तो वो शायद उनको लगता है कि चाय बंद है इंडियन एयरफोर्स में, हाँ, कि चाय जो है ना हम नहीं पी सकते पाकिस्तानी ऑफिसर्स से लेके। तो मेरा ये ख्याल है कि आइंदा जब भी कुछ इस तरह का आमना सामना हो तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनको कॉफ़ी ऑफ़र कर दिया करे ताकि उसमें कोई शर्मिंदगी वाला एलिमेंट ना रहे और वो आके हमारे साथ
जो है वो दे कैन ब्रेक द ब्रेड। बिल्कुल सर। और बाकी सर ये जो इनकी मिग्स हैं उन्हीं की रिप्लेसमेंट के तहत जो है ये इसी सितंबर में इंडिया ने जो डील साइन की थी, $7 बिलियन की ये डील है, जिसमें अंदर 97 इन्होंने ये अपने तेजस जो हैं अपग्रेड करने थे, MK1A फाइटर्स जो हैं। तो अब जाहिर है इसके बाद तो ये मामला तो नहीं होगा, क्योंकि उनको मिक्स जो है अपने रखने पड़ेंगे। फ्लीट तो अपनी इस तरह काम नहीं कर सकते तब पीछे सप्लाई ना हो। तो उस लिहाज से ये जो आपने दूसरी बात की, ये अब फिट होती है कि पाकिस्तान का जो एक हमारी एयरफोर्स का एक मामला चीन से रहा है कि हमने बहुत देर पहले ये एक फ़ैसला किया था कि हम अपनी एयरफोर्स जो है उसको, वो F-16 हमारे पास है खैर से, लेकिन हमने अपनी बहुत जो इक्विपमेंट है वो चाइना से हम लेते हैं। 80% प्लस इक्विपमेंट जो है वो हम चाइना से लेते हैं। और उसके अंदर ही JF-17, JC-10, बाकी जो आपकी PL-15, अब तो 5th जनरेशन की बात हो रही है। तो ये उस एयर शो पे बहुत ये एक नुमाया किस्म की एक चीज़ थे पोस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट और वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की अभी मई के महीने में, क्योंकि उसके अंदर हम विक्टोरियस निकले थे। अब तो ये एक तस्लीम शुदा बात है, तकरीबन हर हल्के में सिवाय इंडिया के 7 से 8 जहाज़ हमने उनके, जिसमें रफ़ेल थे, हमने गिराए हैं। तो ये JF-17 भी उस फ्लीट में था जो जिस दिन अटैक हुआ था, ये जो एरियल वॉरफेयर हुई थे उसमें 10 भी थे, उसमें PL-15 भी यूज़ हुआ था। ये सारी बातें अब बड़ी मंजर आम पे हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर एक रिपोर्ट जमा हुई है कांग्रेस में उनके, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी है इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वॉर के अंदर। तो ये चीज़ जो है अब इससे छुपा नहीं जा सकता। ये क्रैश अपनी जगह, इसको हम उससे लिंक नहीं कर रहे किसी भी तरह। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, इसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए काम है, बिल्कुल कि किसी की जान चली जाए, और वो भी जैसे मैंने कहा कॉम्बैट एरिया में नहीं था ये, वो तो एक अलग लवाजमात होते हैं। बट स्टिल ये जो आपने दूसरी बात की कि उन्होंने आके देखा जो IAF के थे, ये एक अच्छा जेस्चर भी है। लेकिन जाहिर है अब आप एरियल वॉरफेयर में तो किसी की इक्विपमेंट आप क्लोजली मॉनिटर तो नहीं करते ना, वो तो आप कितनी स्पीड पे होते हैं तो आपको मतलब कुछ नहीं पता होता। तो ये एक अच्छा मौका भी होता है कि आप एक दूसरे की इक्विपमेंट का जायज़ा ले सकते हैं। तो वो एक अच्छे कंफर्टेबल और मतलब एक प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल वे में चीज़ हुई, तो इस चीज़ को हमें अच्छा समझना चाहिए। बाकी इस वाक़े के ऊपर हम भी चाहते हैं और ज़ाहिर है इंडिया की आवाम भी चाहती होगी कि बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन हो कि ये वाक़या क्यों। जी बिल्कुल। और ये जो इतना अच्छे तरीके से आज जो मीटिंग हुई, वो जो उन्होंने आके मिले, देखा, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थी वो बहुत कॉर्डियल थी, तो सबसे ज़्यादा तारीफ़ उनकी होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो हम पिछले कुछ दिनों में करना भूल गए थे कि इससे पिछला एयर शो आपको याद होगा चंद ही माह पहले हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और उसमें जब हमारे जहाज़ गए अगेन, जहाँ पे उनकी बहुत पजीराई हुई, वो जहाज़ों की तो पजीराई हुई सो हुई, जो उसमें असल चीज़ थी वो ये थी कि हमारे इधर आर्टिस्ट ने उसके ऊपर ट्रक आर्ट और मुख्तलिफ किस्म का आर्ट किया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और पूरी दुनिया ने अलहदा से उसकी अलहदा तारीफ भी की, और हमारे जहाज़ों को उनका जो आर्ट था उसके ऊपर अवार्ड भी मिला। और सर आप देख लें, आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में जाएँ तो वहाँ पे उनकी बड़े शहराएँ जो हैं उनके ऊपर एयरफोर्स के ऊपर हमेशा एक किस्म की चीज़ होती है कि जहाज़ लगे होते हैं। लाहौर के अंदर भी है, कराची में भी है, दीगर जगहों पे। तो एयरफोर्स की ना एक हमेशा से एक ज़्यादा एक चार्म होता है कि एयरफोर्स पायलट एंड एवरीथिंग। तो वो उसको लोगों के साथ वो बड़ी रेजोनेट करती है बात, लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये इस वक्त खैर से पोस्ट वॉर भी और उससे पहले भी, देखिए ना, हमें तो अवाम को तो हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो किस लेवल के ऊपर जा रही। अब चूंकि पता है तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, और जो भी मामला आते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे कैसे होंगे। बाकी इंडिया जो अपने चीज़ें इस वाक़े के पेश नज़र करता है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आएगी तो हम उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। सर अब हम बिल्कुल सर फ्रॉम 180 करेंगे फ्रॉम एयरफोर्स एंड जहाज़ वगैरह से हम सीधा जाएंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि सर मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, और मामलात जो हैं उनके अंदर दो खबरें अहम और दोनों जो हैं PSL से ताल्लुक़ रखती हैं। एक तो सबसे पहले हमने पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते 2 वीक से घड़ी घड़ी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने बड़ा वर्बल हैं, वो बड़े वोकल हैं और बड़े नाराज़ हैं वो कि जो PCB PSL वन इन द सेम, उन्होंने जिस तरह का रवैया इख्तियार किया उनके साथ और उनकी टीम के साथ, वो उनको ठीक नहीं लगा। अभी ये आज से कुछ देर पहले ही एक फ़ुटबॉल मैच हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे वो थे, वो देखने गए हुए थे, और उसके बाद मीडिया से उनकी गुफ्तगू हुई।
उस गुफ्तगू में उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि जी वो जो लीगल केस है वो अभी चल रहा है, उसके मामलात, पीसीबी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। दूसरी उन्होंने बात की जी कि पीएसएल के अंदर हमारी टीम जो है खेलना चाहती है, खेलेगी, और हम पूरी तैयारी के साथ इस पीएसएल में शिरकत करेंगे। पीएसएल पीसीबी की इंतजामिया ने हमसे कोई बात नहीं की। और तीसरी उन्होंने बात की कि जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हर टीम को जाते हैं बिफोर ये जो पीएसएल शुरू होता है, वो सब कुछ चलेंगे सिवाय मुल्तान सुल्तान के, और इसके ऊपर भी पीएसएल पीसीबी ने हमसे रब्ता नहीं किया। तो इन तमाम बयानात के अंदर जो एक कंसिस्टेंट उनकी चीज़ थी कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, और ये एक अफसोसनाक बात है कि जी कि आपकी एक टीम जो है वो ऐसी नहीं कि वो पहली टीम है, अभी तो 2 जो है नहीं आ रही हैं टीमें, ये तो एक पुरानी टीम है, इन्होंने बड़े फाइनल खेले हुए हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस पीएसएल को बनाने में जहाँ तक वो पहुंची है। अलबत्ता पीसीबी की इंतज़ामिया और पीएसएल की इंतज़ामिया जो है वो अली तरीन से लगता है बात नहीं करना चाहते, और इसकी वजह से इस अना का मसला कह लें या कोई उनकी स्ट्रेटजी है वो कह लें, उसकी वजह से शायद ये उनकी टीम जो है ये बहुत मुतासिर हो सकती है। जी बिल्कुल सर, देखिए अना का मसला आपने लफ्ज़ बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर मुल्तान नहीं खेलती, फॉर इंस्टेंस अल्लाह करे खेले, तो कोई और टीम आ जाएगी मतलब उसकी जगह, या एक टीम कम हो जाएगी। हमें मतलब आदत है, मुल्तान सुल्तान तो वैसे भी लेट ऐड हुई थी ना पीएसएल में, उससे पहले उसके बगैर ही होती थी, फर्स्ट वाले में नहीं थी। एग्जैक्टली। एक तो जिस तरह से अली तरीन साहब ने बीच में एक बात की, उन्होंने कहा कि जी इतने अरब रुपए मैं अभी तक जमा करवा चुका होता अगर ये मामला रिजॉल्व हो चुका होता एक्स चेकर में, तो वो जो पैसे जाने थे कौमी ख़जाने में वो नहीं गए। नंबर 1 मसला। अच्छा, नंबर 2 आप इसको भी छोड़ दें, वो वही वाली बात कि जहाँ 2 नई टीम्स आ रही हैं तो 3 की ऑक्शन हो जाएगी। बात ये है कि जो 2 नई टीम्स ने आना है, जब वो ये देखेंगी कि अच्छा जी अगर आपका पीसीबी के साथ कुछ थोड़ा सा आमना सामना हो जाए, अगर आप उनकी पॉलिसी के ऊपर कुछ बात कर दें तो वो आपसे मुस्तकबिल में आपकी टीम वापस भी ले सकते हैं, तो फिर ये कोई बहुत इनकरेजिंग साइन नहीं है नए बिडर्स के लिए। तो जहाँ पे एक तरफ पीसीबी की ये ख्वाहिश है कि 2 नए बिडर्स आएँ और जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर आएँ, तो मुझे लगता है कि इससे वो जो लोगों कारोबारी हजरात में, शौकीन हजरात में जो एक ख्वाहिश होगी कि मैंने टीमें तो 2 ही हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं वो शायद 10 होंगी, तो एक दूसरे को हराना है, ज़्यादा बिड करना है, इस तरह की चीज़ों से वो चीज़ मुतासिर हो सकती है। सो एंड में नुकसान किसका हो रहा है? मतलब चले ठीक है कि फैंस का भी नुकसान होगा, चले ठीक है अली तरीन का भी नुकसान होगा, लेकिन एंड में सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। सर सरकारी खजाने का भी नुकसान है। सर इसके अंदर सर मैं आपका जो ये बात है इसके ऊपर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, लेकिन मैं दूसरी खबर भी बीच में करूंगा, दोनों लिंक्ड हैं। मोहसिन नकवी साहब की आज के दिन ट्वीट आई, उसके ज़रिए उन्होंने बताया कि जी जो पीएसएल की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो नया रिवॉर्ड दे रहे हैं फ्रेंचाइजीज़ को, जो बाकी फोर्थ कमिंग जो अभी मामलात होने लगे हैं पीएसएल के, उसके अंदर जो चैम्पियंस हैं जो जीतेंगे उनको $5 लाख का इनाम है, जो कि रनर्स अप है उनको $3 लाख का इनाम है, और जो बेस्ट फ्रेंचाइज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिकेट डेवलपमेंट, क्रिकेट के अंदर जो उसको मजीद अच्छा करने की बनाने के अंदर जो उसको इनाम मिलेगा उसके ऊपर वो $2 लाख है। अब ये बात हो रही है डॉलरों में, $5 लाख बड़ी अच्छी रकम है। यकीनन एक टीम जो है इससे शायद ज़्यादा ही लगाती हो एक सीज़न के अंदर या इसके आसपास लगाती हो, लेकिन $5 लाख बड़े पैसे हैं कि अगर आप जीतें। बड़ा इंसेंटिवाइज किया है मोहसिन नकवी साहब ने इस लीग को, इस फ्रेंचाइज को, और ये तो चले एक बात होगी जो कि अच्छी बात है। दूसरा आपने बात किया कि ये लीग्स जो हैं और लीग ओरिएंटेड जो काम होते हैं उसके अंदर अगर आप बड़ी लीगों की बात कर लें, ख़ास तौर पे आप फुटबॉल की बात कर लें, क्योंकि फॉर्मेट सेम है ना, तो एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल जो है ना वो अपनाया जाता है। अब आप फुटबॉल के अंदर बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, बार्सिलोना वगैरह, ये क्या है? ये मुल्तान सुल्तान की तरह और बाकी तीनों की मतलब इन स्ट्रक्चरिंग के अंदर ये एक जैसी चीज़ें हैं, एंटिटीज़ हैं। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है उसके ऊपर को इस किस्म की इंग्लिश प्रीमियर लीग की बॉडी जो है वो उनको मुस्तरद नहीं कर सकती, वो उनको बैठ के ये बयानबाजी नहीं कर सकती, या ये नहीं कह सकती कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, वो उनसे बात उनको करना पड़ेगी। मेरा सर ज़हन इस तरफ जाता है, मुझे खदशा इस चीज़ का कि कहीं पीसीबी पीएसएल का विजन इतना महदूद तो नहीं है कि वो कहते हैं कि जी इनको अपने परव्यू में रखो, अपनी निगरानी में रखो, ताकि ये अगर बहुत बड़े हो गए, इनकी फ़ैन बेस बढ़ गई। ज़ाहिर फ़ैन बेस से एक लीग बढ़ती है, एक टीम बढ़ती है, एक ब्रांड फ़ैन से ही बढ़ता है। तो अगर तो ये बहुत बड़े हो गए
तो इनके ऊपर हमारा कंट्रोल बहुत कम हो जाएगा। और कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे, बंद कमरों में बैठ के डिस्कशंस हो रही है पीसीबी और पीएसएल के हमले की, कि यार इनको ना मुल्तान सुल्तान को एक ऐसा एग्जाम्पल बनाओ जो कि हमारे तमाम महकमों में, तमाम जगहों पे एक तरीक़ेकार है कि अपना दबाव जो है, उसका तसर जो है, वो सबके ऊपर रखो कि हम कभी हम गुस्सा हो गए ना फिर आपको चलने नहीं देंगे। तो सर ये स्पोर्ट्स की बात है, या ऐसे नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, इनको ना डर लगता है कि साउथ अफ्रीकन मॉडल इन्होंने देखा लीग का, यूएस मॉडल देखा इन्होंने लीग का, कैरिबियन मॉडल देखा इन्होंने लीग का। ये वो मॉडल्स हैं कि जिसमें बाहर से लोगों ने आके, जो मुल्की शहरी नहीं थे, बाहर से लोगों ने आके टीमें खरीद ली। इंडियंस बहुत ज़्यादा शामिल हैं जिन्होंने टीमें खरीदी। अच्छा, इनको ना यहाँ पे ये डर लगता है कि अगर हमने कोई बहुत ज़्यादा इनको आज़ादी दे दी तो कहीं ये ना हो कि टीमें इंटरनेशनली बिकना शुरू हो जाएं। अच्छा, अगेन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखें, पैसा आ रहा है ना, हमें तो वैसे ही एफडीआई की ज़रूरत है। दूसरा, आपने जो बात की लिवरपूल चेल्सी वगैरह की, क्या बरतानिया ने मना कर रखा है कि कतरी कोई फुटबॉल टीम ना खरीदे या पाकिस्तानी कोई फुटबॉल टीम ना खरीदे? अच्छा, सो आप होगा ये कि जितना इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना बिजनेसमैन, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, उतना उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब उसको ये खतरा नहीं ना होगा कि सरकार या पीसीबी मेरे किसी वजह से नाराज होके तो मेरी टीम मेरे से छीन सकती है, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि पैसे का इनफ्लो होगा। और हमें इवेंचुअली चाहिए कि देखिए, अगर हम मुल्क के डिस्को बेच सकते हैं तो मुल्क की क्रिकेट टीम, मतलब मुल्क से मुराद है कि एक फ्रेंचाइज बेचने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें। सो ये इस खौफ में से निकलने की ज़रूरत है। और इसको जो है ना, मतलब इंटरनेशनली, जैसे आपने कहा, इवेंचुअली तो फुटबॉल से ही हमने ये मुस्तार लिया है, लीग फॉर्मेट। इवेंचुअली पूरी दुनिया का प्लान यही है कि साल का एक या 2 साल का एक वर्ल्ड कप कर दो और बाकी सिर्फ फ्रेंचाइजें खेलें, और फ्रेंचाइजें वरना आपस में चैंपियंस ट्रॉफी टाइप हो जाए। तो ये प्लान है, इवेंचुअली यही होना है। हाँ सर, और बाकी इसमें सर ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूके की पॉपुलेशन देख लें और पाकिस्तान की देख लें। वहाँ बहुत लोग फुटबॉल देखते हैं, पाकिस्तानी तमाम क्रिकेट देखते हैं। तो इसका पोटेंशियल आप सोच लें नंबर वाइज कितना ज़्यादा है और क्या हो रहा है। यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर जाहिर है सर जो 27वीं तरमीम जो है उसके बाद मामलात कुछ होने थे और कुछ हो रहे हैं, जाहिर है, और जुडिशरी की हद तक ही होने थे। तो एक ऐसी चीज़ जो है आज के रोज़, कल के रोज़ रादर जो है सामने आई, तो उसके ऊपर मैं चाह रहा था हम बात कर लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, सदार एजाज इसहाक खान, समन रिफत इम्तियाज़ जो थे, उन्होंने एक पटिशन जो थी फाइल करनी थी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत, जो कि बेसिकली कहती है कि 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़, इस किस्म की चीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई बात करनी थी। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। जो रजिस्ट्रार था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने इस प्ली को मंजूर करने से इनकार कर दिया और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो माजी की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी वो अब है ही नहीं, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद वो चेंज होगी, ये एक आईनी मसला है। तो उन्होंने कहा जी कि जो नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता है, आप इसको वहाँ लेके जाएं और वहाँ पे ये ड्राफ्ट जो है पिटिशन आपकी जो है वो सुनी जा सकती है और इसके अंदर मामलात हो सकते हैं। और अब ये हमें इंतज़ार है कि जो है वो ये पिटिशन वहाँ लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते, बट क्योंकि असल में जो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिधर ये लेके जा रहे हैं, ये उसी के खिलाफ तो एक पिटिशन है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मामला जो है पेश है। इनमें से मैं जिक्र करता रहूँ कि 2 जज ऐसे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले ये कहा था कि जी दिसंबर 1 से हम केसेस सुनेंगे नहीं, और कुछ जो बाकी जो है जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं अपने ओहदों से, अतर मिल्ला साहब और बाकी वो जो है, बट ये एक चल रहा है जुडिशरी के अंदर मामला। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था और इसको सब ज़रा डिस्कस कर लें। जी बिल्कुल, देखें, ये तो वो चीज़ है कि ये हुई अब है, 26वीं तरमीम के बाद भी ये हो सकती थी, पर पता नहीं क्यों नहीं हुई। और वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप केस बता रहे हैं कि केस गया है रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने कहा जी कि हमारी तो अब ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं रही। और जब ये गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास तो उन्होंने कहा जी हमारी तो खिलाफ है, अच्छा ही नहीं लगता कि हम बैठ के इसको सुने। हाँ, अभी उन्होंने उसको फारग नहीं किया, बट वो
शायद सुन ले सर, शायद सुन ले। मेरे टेक्निकली वही होता है ना कि जी आप कहते हो कि यार अच्छा नहीं लगता कि मेरे खिलाफ केस है तो मैं ही सुनूं, तो अब देखें इसका क्या करना है। सो ये तो है वन साइड ऑफ द स्टोरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। दूसरी तरफ ये हमें हमेशा से ही पता था कि जी इस तरह के मसले तो होंगे। एक टेनेंट है, उसने जो है वो 10% किराया बढ़ाना था साल के एंड पे, उसने नहीं बढ़ाया और उसको जो मालिक मकान है वो ले गया अदालत में। अदालत ने उसका मतलब वो चाहे लोअर कोर्ट से शुरू हुआ, वो हाई कोर्ट पे गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया सपोज टेनेंट के खिलाफ या मालिक मकान के खिलाफ कि जी वो टेनेंट के खिलाफ कर दिया कि तुमने क्यों नहीं बढ़ाया जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। तो उसके बाद अगर टेनेंट ये कहता है कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, मतलब आपको इस साल में ये पता ही नहीं कि अगले साल इन्फ्लेशन कितनी होगी, वो हो सकता है 4% हो सकता है 38% हो, तो आप ये कैसे लिख सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में कि किराया 10% ही बढ़ेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला बन गया, ठीक है। तो अब आपने सुप्रीम कोर्ट के बाद एक वो डाल ली है। सो जो आपका इंसाफ का प्रोसेस है वो लेंथी हो गया। एक और अपीलेट कोर्ट आ गया है। एग्जैक्टली या इफेक्टिवली नहीं आया, एक नई अपीलेट कोर्ट आ गई। एग्जैक्टली लेकिन अब देखें ना सर, ऑन दी अदर हैंड आप इस तरह भी देखें कि थैंक गॉड फॉर दिस जुडिशल सिस्टम। मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी हमारे जुडिशल सिस्टम में इनर्शिया बहुत है जी, इंसाफ बड़ी देर से मिलता है, बड़ा आपको ना टाइम लगाना पड़ता है। अच्छा ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें ना, और अब इस तरह से मज़ीद इनर्शिया आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि अब सबको कम से कम इस सिस्टम का पता है कि ये सिस्टम जो है ना टाइम लगाता है अपना। तो आपका कोई जो इस्तेहसाल है वो कोई एक तरफ से तो हो नहीं रहा। यहाँ पे आपका मुख्तलिफ महकमे आपके साथ इस्तेहसाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे आपके साथ इस्तेहसाल कर रहे हैं। आपको उसमें ना ये एक रेमेडी है आपके लिए कि अच्छा मुझे अभी इसमें से निकलने का ना कोई मौका नहीं मिल रहा, लेट्स टेक देम टू कोर्ट, कि जब हम कोर्ट जाएंगे ना तो हमें इतने साल मिल जाएंगे। इवेंचुअली फिर चाहे फैसला आपके खिलाफ ही क्यों ना आए, लेकिन वो ब्रीदिंग स्पेस होगी, उसमें मेरी विर्थ बढ़ जाएगी, सुलसफाई हो सकती है। एग्जैक्टली। सो अब फिर वही बात है, मैं बड़ा कन्विंस्ड हो गया हूँ कि इस मुल्क में या तो सारा कुछ ठीक होगा एक ही पेस पे, या फिर ये ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि अगर आपने ये करने की कोशिश की ना कि जी आप सिर्फ 3 महकमे एफिशिएंट कर लो, तो वो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी उसमें, क्योंकि आप जो है लोगों को काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए आप वो उनके लिए सस्टेनेबल ही नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि जो वो 3 महकमे होंगे उनकी परव्यू में, उनकी जुरिस्डिक्शन में जो कुछ आ रहा होगा वो ठीक कर रहे होंगे, जबकि बाकी का जो मुल्क है वो खराब चल रहा होगा। ये अगेन पूरा जो आपका सिस्टम है ना वो जिस तरह से उस वो हिल जाएगा। सो समटाइम्स आई थैंक गॉड फॉर दिस इनर्शिया इन आवर जुडिशियल सिस्टम। हाँ सर, और अब पता नहीं ये इनर्शिया भी कितनी देर ये रहता है नहीं रहता। अब ये जुडिशियल कोर्ट जो बन गई सर, लेकिन ये जो वाक़या है ना ये थोड़ी सी मुझे ना उस तरह की देती है बात कि जी अगर देखें ना सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये मामला बहुत होंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो तो उस तरह से हैं कि भी हम अब हमारी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप लोग उधर जाएं। सर ये ऐसे ही है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप जो आपके इलाके में 2 थाने हैं और जो थाना ए है उसके SHO साहब जो हैं, ये मैं हाइपोथेटिकल बात रहा हूँ, आपने घबराना नहीं प्लीज़, SHO साहब जो हैं वो ठीक बंदा नहीं है, उन्होंने ही आपको मग कर लिया फ़र्ज़ करें। और जब उन्होंने मग कर लिए तो आप अपने थाने गए, थाने बी में, कि जी वो मुझे थाने ए के उन्होंने मग कर लिए। वो कहते नहीं जी ये आप असल में वो आइन का मसला है, ये आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा FIR लिखवाने के लिए। मतलब जिन्होंने आपको मग किया उनके, मैं ये इसके अंदर इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई इसको मिसकंस्ट्रू ना करे, बट माय पॉइंट इज कि ये कंफ्यूजन पैदा होगी। ये कंफ्यूजन पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात आएंगे उनके ऊपर रजिस्ट्रार या बाकी या वकला ये कब तक कंडीशन होंगे जी कि यार ये आईनी है और ये गैर आईनी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली, वैसे तो बड़े सालों से सर माइंड यू कि हमने जब इस शो पे सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया है तो हम किसी सोशल और किसी उस तरह के जजमेंट के ऊपर आप और मैं भी बड़े खुश होते हैं। हमने अभी पिछले 2 हफ्ते में 2 ऐसे केसेस डिस्कस किए हैं इसी शो के ऊपर। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का एक परव्यू रह जाएगा सोशल सोसाइटल गुड और बाकी चीज़ों का, और जितने आईनी मामलात हैं यहाँ चले जाएंगे, लेकिन इनकी निशानदेही जो है वो तो हुआ करेगी ना, लोग तो आतन सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। सर बुनियादी बात यह है कि मेरा और आपका कोई भी डिस्प्यूट हुआ है और उसका सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला आ गया है,
मैं ये उसके बाद तसव्वुर कर सकता हूँ कि ये जो हमारा मसला था ये बेसिकली एक आईनी मसला था, क्योंकि मतलब बीमा का हर मसला एक आईनी मसला है। सो इसकी वजह से जिस तरह से आपने कहा कि एक एपलेट कोर्ट मजीद आ गई है, अब बेसिकली आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा या जो जाना चाहता है वो जा सकता है क्योंकि अगेन अगर आप ये भी कहते हैं ना कि हम पहले एक कमेटी तश्कील दे देते हैं, आप अपना केस लेके आप कमेटी के पास जाएं और वो फैसला करेगी कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएगा, उसके बाद भी आप उस कमेटी ने आपको एक तरफ भेज दिया, वहाँ से फैसला आ गया, व्हाट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अपीलिंग कि जी मुझे आप वहाँ से भी एक दफ़ा इसकी यस नो करवा दें क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये केस ऐसे है। तो ये अब एक चीज़ जो है ना ऐड हो गई है, इसको आप समझ लें, इसको समझ लें। बिल्कुल सर। बाकी अगेन जुडिशरी जो है वो अपनी जगह, यहाँ पे जुडिशरी के साथ जो हुकूमत के मामलात हैं उसका एक माजी भी है, उसके अंदर हमने देखा है बहुत चीज़ें हुई, लॉयर्स मूवमेंट भी हमारे सामने है और दीगर चीज़ें हमारे सामने, साकिब निसार साहब का दौर भी हमने देखा है। तो जुडिशरी जो है वो उसकी सियासत से कभी अलहदगी नहीं हुई, उस तरह से मामलात देखे जाते हैं। आप 2018 का देख लें, आप नवाज शरीफ देख लें, आप इमरान खान देख लें, उसके अंदर कोर्ट्स का एक रोल रहा है सियासी तौर के ऊपर। इस दफ़ा असल में ये हुआ है कि उन्होंने उसको मेरे ख्याल में थोड़ी क्लैरिटी लाए हैं, उसके अंदर थोड़ी उन्होंने लाइंस जो है वो डिफाइन कर दी हैं, तो उसको अब लोग समझें और लोग देखें, और ख़ास तौर पे हमारी जो कानूनी जो हल्के हैं वो इस चीज़ के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं ये वक्त ही बताएगा। जी, और दूसरी एक और बात ये है कि अब हुकूमती हल्कों से बात सामने आना शुरू हो गई है कि जी वाकई बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं और वो अब आपको 28वीं 29वीं 30वीं में आईनी तरमीम में क्लियर। मेरे ख्याल में 28वीं में लॉक करें सर, मैं थोड़ा ब्रीदर थे। ओके, इतनी आईनी तरमीम में सर हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। बाकी यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर स्टेट बैंक ने जो डॉलर्स के ऊपर कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एक तब्दीली की, अपने निज़ाम के अंदर तब्दीली की, और तमाम जो मनी एक्सचेंज ऑपरेट करते हैं उनको इस चीज़ से आगाह कर दिए कि अब आपने ऐसे करना है। सर दो किस्म की सर चीज़ें होती हैं, एक आपकी होती हैं डॉलर की ट्रांजैक्शनल जो डील्स होती हैं। अब ट्रांजैक्शनल डील इस किस्म की हो सकती है जिसके अंदर आपने ये जाके मनी चेंजर को कहो जी मुझे एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर, इतने डॉलर चाहिए, और मैंने अपने ही डॉलर अकाउंट जो कि इसी मुल्क में मौजूद है उसके अंदर उसको डिपॉजिट करवाना है, तो उसके अंदर अमूमन आपको कैश जो है वो मिल जाता होता था। दूसरी आपकी ट्रांजैक्शन इस किस्म की है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आपको वीजा, पासपोर्ट और अपनी दीगर और चीज़ें जो हैं वो दिखा के आप एक जो आपको अलाउंस मिली हुई स्टेट बैंक की तरफ से उतने डॉलर आप ले सकते हैं पर इंडिविजुअल। और दूसरी के अंदर भी जो ट्रांजैक्शनल काम है उसके अंदर भी एक अलाउंस है उसके अंदर। अब जो चेंज है इसके अंदर, जो कन्फ्यूजन असल में आई थी कि जब ये खबर पहले आई तो लोगों ने बड़ा इसको क्लिक बेट के तौर पर किया कि जी अब आपको डॉलर कैश की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, अब वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ करेंगे। अब उसकी तो सेंस ही नहीं बनती। जो शख्स ट्रैवल कर रहे हैं उन तमाम लोगों के पास थोड़ी ना पड़े यहाँ पे डॉलर अकाउंट, अगर हैं भी तो उनका वो क्या करेंगे, उनको तो कैश चाहिए कि उन्होंने चेंज करवाने वहाँ पे। तो वो सिस्टम जो है वो निज़ाम ऐसे ही है जैसे पहले चल रहा था, अलबत्ता जो ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंट टू अकाउंट वाली, डॉलर टू डॉलर वाली, वो बेसिकली अगर आपको कैश नहीं मिलेंगी, मनी चेंजर का अपना डॉलर अकाउंट होगा, आपका अपना डॉलर अकाउंट होगा, आप डिटेल्स एक्सचेंज करेंगे। अगर सेम बैंक होएगा तो सेम डे आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे। अगर आपका बैंक अकाउंट मुख्तलिफ होंगे तो फिर 5 डेज़ के बाद आपको वो डॉलर्स जो हैं आपके अकाउंट में ही रिसीव होंगे आपको। इसको ऑब्वियसली डिस्करेज इस चीज़ को कर रहे हैं कि जी इसको कैशलेस जितना करेंगे उतना बेहतर है कि एक शख्स जो है वो इस मद में कि जी मेरा डॉलर अकाउंट है वो कैश मनी चेंजर से ले ले और फिर वो जो कैश है उसको सर्कुलेट कर दे या मुल्क से बाहर ले जाए अगेंस्ट जो 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 क्योंकि आपने नहीं लिया ट्रैवलिंग के लिए। तो ये इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए स्टेट बैंक ने ये पॉलिसी लाई। जी सर बिल्कुल ठीक है, अच्छी पॉलिसी है। जो रियासत है उसका इस्तेकाक है कि वो इस तरह की चीज़ कर सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं। सिर्फ इस पर अमार खान साहब बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने 1-2 सवाल उठाए हैं और वो सवाल ये हैं कि जी अब आपने फिर ये भी साथ इंश्योर करना है कि जब लोग जाएं बैंक्स में अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाने तो वो फ़ौरन खुले। अगर बैंक्स ने आगे जब कोई शख्स जाएगा तो उसको ये कहना है कि जी नहीं हम तो आजकल खोल ही नहीं रहे या कोई लंबा चौड़ा पेपर वर्क दे देना है या उसको टालते रहना है,
तो होगा क्या कि आपकी जो ब्लैक मार्केट है उसको ज़्यादा तकवीयत मिलेगी, वो फिर से गर्म हो जाएगी। सो आपने बिल्कुल ठीक है कि आप पेपरलेस रखना चाहते हैं, आप अकाउंट टू अकाउंट रखना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इकॉनमी, फाइन। लेकिन ये है कि फिर आप इंश्योर करें कि फिर आप अकाउंट्स खोल रहे हैं, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि जिसको जेन्युइन लेजिट डॉलर्स की ज़रूरत है उसको मिल भी रहे हैं। देखिए अब कितने अरसे से फिर से वो मसला हुआ है कि आपके पास टिकट क्यों ना हो, वीज़ा क्यों ना हो, आपकी एलसी क्यों ना खुल रही हो, डॉलर्स नहीं है। वो कहते हैं यूरो ले जाओ, कुछ और ले जाओ, डॉलर नहीं। तो ये प्रॉब्लम है ना, मतलब इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। आपने बिल्कुल प्रोग्राम आज शुरू किया था पीएसएल की खबर से कि जी वो $5 लाख विनिंग प्राइज और रनर्स अप इतना। तो आपको ये तारीखी तौर पर देखें, हर पीएसएल से पहले एक दफ़ा डॉलर शॉर्ट हो जाता है क्योंकि डॉलर इकट्ठा होता है मार्केट में से। फिर आखिरी चीज़ इसमें यह है कि जितना आप कर्ब करने की कोशिश करते हैं ना, मतलब वो भी अमार साहब का ही पॉइंट था कि हमने देखा है इस तरह की पॉलिसियाँ जब आती हैं तो उसके 6 महीने बाद जो है ना रुपी डिप्रीसिएशन हो जाती है। सो ये बेसिकली उसको बचाने का एक आखिरी हल्ला सा होता है जो कि अमूमन इफेक्टिव नहीं होता। हाँ, अगेन सर देखिए, जैसे आपने कहा कि पॉलिसी साजी जो है वो काम है, स्टेट बैंक का काम है, वो करना चाहते हैं करें। सवाल ये पैदा होती है पहले क्यों नहीं था, पहले क्यों आप इस तरह करने थे। चले अब कर लिए, इसके ऊपर क्या अमल होता है, इससे कुछ चीज़ डिस्करेज होती है, कुछ चीज़ इंकरेज होती है। अगेन वी विल फाइंड आउट। बट अगेन डॉलर के सर जो मामला आते हैं ना मनी चेंजर्स का, तो है कि उस तरफ आप रुख कर लें और आपको जेन्युइन डॉलर चाहिए, आपका जेन्युइन केस हो। अमूमन आजकल क्या वैसे भी ना ही होती है कि जी हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये ताल्लुक वास्ते से ही आज मामला चल रहे हैं कि कोई फ़ोन कर दे कि जी बंदा जानने वाला है, तो मनी चेंजर भी डरा हुआ है, जो फ़रोख्त कर रहा है उससे, जो डॉलर ख़रीद रहा है उससे अब कैश दे के वो भी डरे हुए हैं। हुकूमत भी एक हद तक आप कह सकते हैं डरी हुई है कि जी लोग जो है डॉलर का क्या करेंगे। तो अगेन इसका तो हल यही है कि मईशी सूरत हाल जो है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए कि डॉलर की टेंशन ही खत्म हो जाए। फिर जितने मर्जी डॉलर लेने हैं आप ले लें, उनको इधर कर लें उधर कर लें। सर बाकी सर इससे सम वॉट लिंक्ड एक और ख़बर मेरे पास है, उससे मुझे पहले एक वाक़या याद आ गया कि मेरा एक दोस्त मुझे मिला और वो रेस्टोरेंट बिजनेस में है वो, और वो कहते हैं रेस्टोरेंट का एक फ्रंट ऑफिस होता है, एक बैक ऑफिस, जैसे बैंक का एक फ्रंट ऑफिस होता है, एक बैक ऑफिस। फ्रंट मीन्स के जी जहाँ आपने सर्वर्स हैं, वेटर्स हैं, फूड आ रहा है जा रहा है, और बैक ऑफिस है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, फाइनेंस वगैरह। तो कहते हैं उस बैक ऑफिस के लिए, फाइनेंस वाले के लिए मैं कुछ 3-4 महीने से लोग ढूंढ रहा हूँ, तो आपको सजेस्ट कर दें किसी को, आप पढ़ाते भी हैं, आपको यंगर आपके पास होंगे। तो मैंने कहा जी मैं पता कर लूँगा। कहते नहीं आपने पता नहीं करना, आपने करा के देना है, क्योंकि मैं अपने को 6ठे या 7वें ऐसे बंदे पे हूँ और मुझे 1-2 ही चाहिए, लेकिन कोई फिट ही नहीं हो रहा। कोई शख्स जो है वो बैठ ही नहीं रहा मेरी कंपनी में या मेरे वेवलेंथ पे है ही नहीं। और अब आ जाते हैं सर खबर के ऊपर। ये तो मैंने सर प्रीफेस दे दिया टोटल कि 22 माह में 13,42,000 पाकिस्तानी बैरून। तो सर ये आपको 22 मंथ का एक फिगर मिला है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है प्रोफेशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे और आपका वर्किंग क्लास, लेबर क्लास भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ फोकस कर लें प्रोफेशनल्स के ऊपर, तो ये बात अब सब समझनी चाहिए हुकूमत को भी और सबको भी कि यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जो बैच में से जो क्रीम उनकी है जो निकलेगी, उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस अब पाकिस्तान नहीं रही। उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस है कि यहाँ से किसी तरह निकलें। उनके वालिदैन की भी ये फ़र्स्ट प्रेफरेंस है, और जो कंपनीज़ हैं वो तो चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे काम करें और कंपनीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद हों। तो इन सब के जानने के बाद ये जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, उससे तो यही वाज़ेह होता है कि यहाँ पे लोग उस तरह के जो आपको प्रोडक्टिविटी दे सकें, एफिशिएंसी दे सकें, कम हो गए। और क्यों लोग बाहर जा रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। देखिए सऊदी अरबिया एक्सपैंड कर रहा है अपनी चीज़ें, अपना एक विजन उनका डिफरेंट है। यूएई हमेशा से है, कतर हो गया, अबू धाबी हो गया। आप जी के अंदर सिर्फ रहें तो बहुत चीज़ें, अमेरिका यूके को तो छोड़ ही दें फिलहाल। मेरे ख्याल में यहीं कैपेसिटी बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद है। तो जाहिर है यहाँ का जो सबसे अच्छा फ्रेश ग्रेजुएट भी वो उठाना चाहेंगे, और जो एक प्रोफेशनल जिसके अंडर इस बेल्ट 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है, उसको क्यों नहीं उठाना चाहेंगे वो कि जी आप आए हमारे पास हैं, और पैसा आपको पता है सर वो यहाँ से 3 गुना देंगे। सर आपने वो शुरू बात की ना पिछली के मुल्की हालात बेहतर करें कि डॉलर्स की हमें मसला ना रहे। देखें जब तक आप डॉलर की प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, डॉलर स्कार्सिटी में ही रहेगा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप डॉलर की प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो ज़्यादा ऊपर जाती है तो मुल्की कर्जा बढ़ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए आप लोड शेडिंग करनी शुरू कर दें।
देखिए इस मुल्क ने अगर कभी तरक्की करनी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से करनी है, टैक्स से करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो आप अगर लोड शेडिंग कर रहे हैं तो ये मुल्क तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आपने, वो ठीक है कि कर्जा बहुत ज्यादा देना है, लेकिन अगर आपने डॉलर शॉर्टेज कर दी है तो यहाँ पर आपकी टेक अगेन, टेक बाइंग, टेक सेलिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सब कुछ, बिजनेस की फोरकास्टिंग, सब कुछ मुतासर हो जाता है। ये मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि जी आपका यंग बच्चा तो छोड़ के जा रहा है, उसके आगे तो फ्यूचर है, वो तो जाके और जॉब भी कर लेगा, वो तो सारा। आपका 45 साल का जो प्रोफेशनल है वो क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने प्रोफेशनल टैक्स इतना कर दिए। ये जो इनका ये ख्याल था ना कि 45% प्रोफेशनल टैक्स के बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकेगी। जो टैक्स नेट में था वो भी उससे निकलना चाहेगा। अब तो हमने यहाँ तक देख लिया है कि जिनकी मजबूरी है, जो बिल्कुल नहीं निकल सकते, मसलन मल्टीनेशनल्स, मसलन बाहर की कंपनीज छोड़ के जा रही हैं। सो ये शुरू में ब्रेन गेन का भी इनको ख्याल आया, क्योंकि जब हमारी रेमिटेंसेस बहुत बड़ी तो लगा कि शायद यही है तरीका कि बच्चे बस बाहर जाएं और बड़े भी बाहर जाएं और कमाएं और यहाँ भेजें। लेकिन अगर इवेंचुअली सिर्फ नालायक लोगों ने मुल्क में रह जाना है तो मुल्क को चलाएगा कौन? ये बड़े मसाइल हैं, इसको आज के आज फिक्स करें। ये 45% टैक्स जो है ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये पाकिस्तान में भी नहीं चल सकता। बाकी पूरी दुनिया में जहाँ पे टैक्स होता है ज़्यादा, वो उसके बदले में कुछ सहूलियात देते हैं। यहाँ पे जो एक अमीर आदमी है वो किसी एक सरकारी हस्पताल में अपना इलाज करवाने नहीं जा सकता, वो अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में नहीं डाल सकता, उसको क्या पड़ी है कि वो टैक्स इतना देगा। सो ये इसको जब तक फिक्स नहीं करते आप देखेंगे कि इसी तरह मैक्स एक्सेडस जारी रहेगा। बिल्कुल से जारी रहेगा। और अगेन प्रोफेशनल टैक्स की मद के अंदर आपने अगर किसी की सैलरी जो है उसका इतनी फीसद जो है हुकूमती खजाने में ले जाना है तो उस बंदे ने सर्वाइव कैसे करना है? फिर जाहिर है जो आप चीज़ डिस्करेज करना चाहते हैं कि जी कंपनी कहेगी यार आप बहुत प्रोफेशनल है, ये बंदा यहाँ से छोड़ के चला ना जाए तो हम उसको कैश में दे देते हैं। सो आप घूम फिर के उसी मसले में वापस आ जाते हैं। सो इसके ऊपर अगेन बहुत थॉट प्रोसेस होना चाहिए, बहुत चीज़ें देखी जानी चाहिए। ये फिगर जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। बस वक्त ख़त्म हो जाता है हमारा, इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में आपकी फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।